हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर। तो जिसके कुछ टॉपिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो ये इसका सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, जिसके अंदर पहले चैप्टर के सारे कंटेंट है, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये पार्ट पूरा पिछली वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है। तो उसके आगे के टॉपिक्स हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और उसके आगे के टॉपिक्स है जो हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाए। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। तो बिजनेस जो वर्ड बना है वो बिजी से ओरिजिन हुआ है। तो बिजी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। जब किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो उसको बोलते हैं बिजी। तो ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजी रहते थे तो उससे नाम पड़ा है बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस मीन बीइंग बिजी, मतलब बिजी रहने को बिजनेस कहते थे। ठीक है। अब बिजनेस का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, buying and selling or exchanging of goods and services with the primary objective of generating profit। तो वो सभी एक्टिविटीज या प्रोसेस जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा। और उन एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसमें होगी प्रोड्यूसिंग या प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी बाइंग और सेलिंग होगी, मतलब खरीदेंगे बेचेंगे एक्सचेंज करेंगे उनको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। तो वो सभी एक्टिविटीज क्या आ जाएंगी, बिजनेस में आ जाएंगी। ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है इसकी, बिजनेस एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्संस कौन हो जाएंगे, जो प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, एक्सचेंज समथिंग, तो वो क्या करेंगे, कुछ चीजें एक्सचेंज करेंगे। क्या चीजें करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू होगी, जिससे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को, वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट। तो म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट मतलब दोनों का ही कुछ ना कुछ गेन या प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर जो होगा उसका क्या प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट होगा ज्यादा अर्निंग करना। कुछ चीजें वो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी एक कॉस्ट आएगी और एक अमाउंट होगा जिसपे वो सेल करेगा, वो उसका रेवेन्यू होगा। तो जितने के बना रहा है वो और जितने की सेल कर रहा है उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, उसका क्या मोटिव है, उसका मोटिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो उसका तो ये फायदा हो गया। अब कंज्यूमर का क्या बेनिफिट है, कंज्यूमर जब भी कोई गुड्स कंज्यूम करता है तो उसको कुछ नीड होती है उसकी, तो आपने उस सेटिस्फैक्शन, उसको नीड को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स को परचेज करता है, सर्विसेज को परचेज करता है। तो अगर वो पैसे दे रहा है कंज्यूमर और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ये उसका गेन हो गया, ये उसका बेनिफिट हो गया। ठीक है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये डेफिनेशन दी है पीटरसन एंड प्लोमैन ने। तो ये तो था बिजनेस का मीनिंग। आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, कोई भी इंसान जो होता है वो जो एक्टिविटीज करता है वो दो तरह की होती हैं। उसमें पहली तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें अगर आपको इकोनॉमिक का मतलब पता है तो आप इजीली देख सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है। तो अगर मनी इन्वॉल्व है किसी भी एक्टिविटी में, कुछ मनी की अर्निंग हो रही है, कहीं से पैसा आ रहा है, तो वो सभी एक्टिविटीज हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है वो हो जाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। इसको अभी डिटेल में देख लेते हैं हम। तो डिफरेंस के जरिए हम और अच्छे से समझ सकते हैं इनको। तो डिफरेंस देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो पहला जो बेसिस पॉइंट है वह मोटिव। तो मोटिव क्या होता है, These activities are undertaken with an economic motive। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या है, इकोनॉमिक ऑफ अर्निंग मनी। तो यहाँ पे क्या है, पैसा अर्न करने की बात हो रही है, और एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है। मतलब जहां पे कुछ पैसा अर्न करने की, मनी अर्न करने की, वेल्थ क्रिएशन की बात होती है, उन सभी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड दीज जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या है, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। तो जहां पे हमारा जो मोटिव है वो मनी नहीं है, वो अर्निंग करना नहीं है, वहां पे मोटिव है हमारा सोशल और साइकोलॉजिकल, तो वो हो जाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा मनी कमाना, मनी अर्न करना। तो मनी इनकम क्या है, वो एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी इनकम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहां पे हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम कुछ पैसा कमाएंगे।
तो अभी इनको देखेंगे आगे एग्जांपल्स में भी क्या क्या होते हैं। अब पर्पस की बात करें, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना पर्पस है। यहाँ पे पर्पस क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई हो, सोशल एक्टिविटीज होती हैं। आउटकम, द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब कोई भी बिजनेस होगा वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। तो क्या, तो पहला तो ये काम हो गया। दूसरा कोई प्रोफेशन होगा या कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, कहीं कोई जॉब कर रहा होगा तो वहां पे भी वो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो उन सब के पीछे पर्पस क्या होता है, अर्निंग करना, कुछ ना कुछ पैसे कमाना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आउटकम क्या होगा, क्या चीज आउटकम होगी, क्या चीज प्रोड्यूस होगी ऑफ दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन आउटकम है ऑफ द पर्सन हु अंडरटेक देम। जो भी पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो है डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स देखें तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में ही हम बिजनेस के अंदर जैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रोफेशन के अंदर कुछ फीस चार्ज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व है। जबकि हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इसमें क्या आ जाएगा, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, रिलीजियस, सोशल सर्विसेज एंड पैट्रियोटिक सर्विसेज। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज मतलब जैसे कि फैमिली के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि घर में आपके मदर हैं, जो फीमेल है वो क्या कर रहे हैं, वो खाना बना रही है। खाना बना रही है तो वो क्या है, वो कुछ पैसा अर्न करने के लिए कर रही है, नहीं, वो किस लिए कर रही है, वो एक फैमिली ओरिएंटेड सर्विस है इसलिए कर रही है। दूसरा, अगर जैसे कोई पापा आपसे कुछ सामान मंगाते हैं कि मार्केट से ये ले आओ, तो वो क्या है, उसके लिए कोई आप पैसे थोड़ी चार्ज करते हो, तो वो सब हमारी किस में आ जाएंगी, फैमिली ओरिएंटेड सर्विसेज में। तो वो भी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद रिलीजियस एक्टिविटी, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वो सब क्या है, रिलीजियस एक्टिविटी। वो भी हम किसी मनी के लिए नहीं जा रहे, वो भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। इसी तरह से सोशल एक्टिविटीज, सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कोई सोशल कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, कोई किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई सड़क पे जा रहा रोड क्रॉस कर रहा है, कोई ब्लाइंड पर्सन है, हमने उसको पकड़ के रोड क्रॉस करा दी, तो ये सब क्या हो गई, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये सब हमारी होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पैट्रियोटिक सर्विस, हमारे देश के लिए जो प्रेम है, जो प्यार है, उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं। हम जो कानून से, रूल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो कर रहे हैं। हम अपने लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने जो कोर्ट्स हैं, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, उसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, के लिए हम कोई मनी चार्ज नहीं करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वो सभी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा वो होंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो सब हो जाएंगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे चलते हैं, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है हमारी तीन तरह की होती है, हमने एग्जांपल्स में देख लिया था पिछली स्लाइड में। तो सबसे पहले आता है बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं पैसा हम अर्न करने की हमारे पर्पस होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टार्ट किया कैसे किया जाता है, तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं हम। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट और आफ्टर फुलफिलिंग सम लीगल रिक्वायरमेंट्स, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरी करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई कंपनी खोलनी है तो कंपनी खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम एमओए बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराएंगे, एक लीगल नेम रखेंगे, ये सारी एक्टिविटीज होंगी। उसके अलावा अगर हम जैसे कोई अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड बनवाएंगे। अगर हम कोई शॉप खोल रहे हैं तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी जो हमें बिजनेस के लिए करनी होगी। उसके बाद बात कर प्रोफेशन के लिए, तो प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर लॉयर है तो लॉयर के लिए एलएलबी करनी पड़ेगी, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ेगा आईसीएआई से। उसके अलावा अगर डॉक्टर है तो एमबीबीएस करनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है हमें प्रोफेशन के लिए। बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब किसी भी कंपनी में जाते हैं उनको अपना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वहां पे इंटरव्यू देते हैं, टेस्ट देते हैं, जो भी होगा, और उसके बाद सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मिल जाता है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की। तो बिजनेस के अंदर क्या वर्क होगा, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स होगी, कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे। प्रोफेशन की बात करें तो रेंडरिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, डॉक्टर हैं तो अपनी मेडिकल सर्विसेज देंगे, अगर लॉयर हैं तो अपनी लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो भी उनका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो सर्विसेज देंगे प्रोफेशन में।
और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एम्प्लॉय जो होता है वो उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये तीनों में डिफरेंस है नेचर ऑफ वर्क में। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। बिजनेस क्योंकि एक छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक होता है, तो किसी भी लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है। अगर बात करें प्रोफेशन की, तो हाँ इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि हमने बात करी ऊपर सर्टिफिकेशन की, तो इसके अंदर ट्रेनिंग चाहिए होती है प्रोफेशनल बॉडी से, उसके बाद ही कोई प्रोफेशन में एंटर कर सकता है। जैसे बात करें हमने डॉक्टर की, डॉक्टर होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या टीचर्स हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रोफेशन जो है इनके लिए कुछ ना कुछ एक हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उसके बाद ही हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है किस तरह की जॉब है, जैसी जॉब होगी उसी की तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वालिफिकेशन की नीड होती है अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब रिटर्न और रिवार्ड की बात करें, तो बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस करने से प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन करेंगे तो प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं, फीस मिलती है, और अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेजेस या सैलरी मिल रही है, ठीक है तीनों मनी रिलेटेड ही, पर तीनों के नाम अलग अलग हैं। आगे चलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस करेंगे तो कैपिटल चाहिए, हाँ जी चाहिए। कितनी चाहिए डिपेंड करता है कि कैसा टाइप है, कितना बड़ा साइज है उसका बिजनेस का। अगर छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल चाहिए, बड़ा बिजनेस से ज्यादा चाहिए, और किस क्या टाइप है बिजनेस का उस पर भी डिपेंड करता है कितनी कैपिटल चाहिए। अगर बात करें प्रोफेशन की, तो लिमिटेड कैपिटल नीडेड। प्रोफेशन में क्योंकि हमें कुछ प्रोडक्शन नहीं करना, वहां पे सिर्फ सर्विसेज रेंडर करनी है, तो उसके लिए हम कोई ऑफिस खोलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी सर्विस देना चाहें, तो यहाँ पे ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, जाओ कंपनी में अप्रोच करो, वहां पे ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और वहां पे हम अपनी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से तीनों में कैपिटल कितनी लगती है, इस बेसिस पे हमने डिफरेंस देखा। अब बात करें रिस्क की, तो बिजनेस के अंदर हाई अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा, हमें नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है, हमारा माल जो हम बना रहे हैं बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना प्रॉफिट अर्न होगा या लॉस भी हो जाएगा, तो ये पता नहीं होता। तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड और लिटिल रिस्क है। प्रोफेशन है तो वहां पे ज्यादा क्या होगा कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो हमारी सर्विसेज कोई लेगा या नहीं लेगा, इसके अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉस तो होता ही नहीं है, मतलब इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई रिस्क नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट में अगर सर्विस दे रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, लॉस होने की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर की बात करें, मतलब अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई प्रोफेशन है, तो क्या हम वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो अगर बिजनेस की बात करें तो हाँ पॉसिबल है। हमने एक कंपनी खोली है, हम चाहे तो उसके शेयर सेल करके किसी और को उस कंपनी का ओनर बना सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल है बिजनेस का। प्रोफेशन की बात करें तो नॉट पॉसिबल, प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं किसी और को डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं अगर लॉयर हूं तो किसी और को अपनी लॉयर की डिग्री देके ही नहीं कह सकता कि तुम मेरी जगह पे लॉयर बन जाओ, तो ये चीजें प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। और बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी मैं अपने काम पे किसी और को नहीं भेज सकता। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो मुझे ही जाना होगा, मुझे ही करना होगा काम। अब कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स क्या हैं, तो रूल्स जो होंगे बिजनेस के लिए, नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाए, हर कंपनी अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, अपने खुद के रूल्स बनाती है, अपनी खुद की पॉलिसी बनाती है। अगर बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर, तो वहां पे उनके एक ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनको मॉनिटर करती है, जो उनका सुपरविजन करती है। तो सभी प्रोफेशन के ऊपर कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूल्स इनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें लॉयर की, लॉयर के ऊपर होती है बार काउंसिल, ऐसी मेडिकल के ऊपर मेडिकल एसोसिएशन होती है। तो ये सब चीजें होती है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जो रूल्स बनाती हैं, और उनके कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स इन प्रोफेशनल्स को फॉलो करने होते हैं। बात करें एम्प्लॉइज की, तो जो भी उसके एम्प्लॉयर ने रूल्स बनाए हैं, जो भी कंपनी के रूल्स हैं, उस कंपनी के रूल्स उस कंपनी के एम्प्लॉइज को फॉलो करने होंगे। तो ये डिफरेंस है कोड ऑफ कंडक्ट में। अब बात करें एग्जाम्पल्स की, तो बिजनेस का एग्जाम्पल है हैविंग ए पर्सन हैविंग हिज शॉप, कोई शॉप खोली, वो किसी भी तरह की ग्रोसरी शॉप है या कोई भी शॉप है, फैक्ट्री ओपन की हो, तो ये सब बिजनेस हो गए। बात करें प्रोफेशन की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब क्या हो गए, प्रोफेशन के एग्जाम्पल हो गए। और जॉब में कोई भी बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये जॉब के एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस देखा हमने
प्रोफेशंस में, बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट में। आई होप आप समझ गए होंगे। इन तीनों में डिफरेंस के जरिए हम इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, वो बातें जो कि किसी एक्टिविटी में होंगी, किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी बनाती है, तो उन बातों को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी जो होगी उसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी हमारी नहीं होती है। सेकंड आ जाएगा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब लेन देन होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज हम कहीं से प्रोड्यूस करें या प्रोक्योर करें और उसको आगे सेल करें, तो ये एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, और ये जो सेल और परचेज होगा, ये जो एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का, मनी का, ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग्स में। मतलब कि अगर ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि अगर मैं कोई कार परचेज करता हूं और उसको आगे सेल करता हूं, ठीक है, उसमें मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर मैंने एक बार किया तो ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। पर अगर रेगुलर बेसिस पे मैं कार्स खरीदता हूं और आगे बेचता रहता हूं और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करता हूं, तो वो बिजनेस होता है। मतलब वन टाइम या कभी कभी अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं इस तरह की जिससे हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो जाए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ये डीलिंग्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन मतलब हम या तो गुड्स और सर्विसेज को खुद से प्रोड्यूस करें, बनाएं, या फिर प्रोक्योर करें, कहीं से बनी बनाई खरीदें। ठीक है, अगर हम गुड्स बनाते हैं और उनको आगे सेल करते हैं तो वो भी बिजनेस एक्टिविटीज में आएगा, या फिर हम गुड्स बनी बनाई कहीं से खरीदते हैं, कहीं से इंपोर्ट करते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और आगे किसी प्रॉफिट में उसको सेल करते हैं, तो वो सब ये हमारा किस में आ जाएगा? बिजनेस एक्टिविटीज में। तो ये चीजें भी होनी जरूरी है बिजनेस एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग, तो वो सभी एक्टिविटी जहां पे जो पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करने का होता है, वो भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाएंगी। तो अगर किसी एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट अर्निंग का पर्पस नहीं है, कुछ पैसा कमाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कोई सोशल सर्विस है या साइकोलॉजिकल मोटिव से हो रही है, तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब प्रॉफिट अर्निंग की बात जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, जो रिटर्न्स है, जो एक्टिविटी है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब कि हमें पता नहीं है कल को क्या होने वाला, कल को हमारा माल बिकेगा नहीं बिकेगा या फिर क्या हो जाएगा, तो हमें ये नहीं पता होता बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस के अंदर हमेशा। नेक्स्ट रिस्क, तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है इसमें। रिस्क किसी भी चीज का हो सकता है, हमें प्रॉफिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये सभी चीजें का रिस्क होता है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर हमारी मशीन खराब हो जाए या फिर जो वर्कर्स हैं उनके साथ कोई एक्सीडेंट्स हो जाए या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो ये सभी रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर। तो ये सारी बातें अगर किसी एक्टिविटीज में है तभी हम उसको बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। अगर इनमें से एक भी चीजें नहीं होती, एक भी बात हम नहीं होती, अगर हम कहें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर यहाँ पे किसी भी गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। अगर डीलिंग्स रेगुलर नहीं है, कभी कभी हो रही है, तो भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। या फिर वहां पे प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो रहा है गुड्स का, तो एक्सचेंज की तो बात ही नहीं आती है। हमारा पर्पस जो है, मोटिव है, वो प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। अनसर्टेनिटी नहीं है बिजनेस में, श्योर है हम कि ये चीज होनी है, तो वो भी बिजनेस में नहीं आता है। और रिस्क भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं, तो हम किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी जो होती है बहुत तरह की होती है। तो ब्रॉडली देखें तो दो तरह की हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो बिजनेस एक्टिविटी एक तो होती है इंडस्ट्री टाइप की, दूसरी होती है कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री में भी तीन तरह की होंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरह की है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा, और टर्शियरी में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमारे इंडस्ट्री टाइप्स हो गए। अभी इन सबको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक बार आप एक आउटलाइन देख लीजिए कितने टाइप के हमारे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। अब बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर आ जाता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में आ जाएगा हमारा इंटरनल ट्रेड, इंटरनल में रिटेल एंड होलसेल। दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एंटरपोर्ट।
और एड्स टू ट्रेड में आ जाएगा, और सेम हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इस तरह के हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे किसकी बात करें? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, जो सेकेंडरी या टर्शियरी इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। रॉ मटेरियल मतलब कि वो मटेरियल या वो कमोडिटीज जिनको यूज करके हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर वो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, तो वो हमारी क्या आ जाएंगी? प्राइमरी इंडस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला आ जाता है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जैसे नाम से पता चला है, इसमें कुछ चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर और एयर। मतलब अर्थ से, वाटर से, एयर से कुछ चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्या? कोल, आयरन, गैस, या इस तरह की जो मेटल्स या मिनरल्स कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अगर हम अर्थ से, एयर से या वाटर से, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहेंगे। इसमें एग्जांपल आ जाता है माइनिंग। कोई भी माइनिंग कर रहे हैं, लंबरिंग कर रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजों को करने के बाद जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम बोलेंगे ये हमारी होंगी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, और टाइप होगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज अंडर विच the breed of animals or vegetables are improved and made more useful. Examples are poultry farms, dairy farming, fishing, hatching, cattle breeding. ठीक है, तो जहां पे ब्रीडिंग हो रही है, जहां पे वेजिटेबल्स या एनिमल्स जो होते हैं उनकी ब्रीडिंग की जा रही है और उससे हम कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज को कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो दोनों के अंदर हम क्या करें? नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग का मतलब जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीजें प्रोड्यूस करी थी उनका यूज करके, उस रॉ मटेरियल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना चीजों को। प्रोड्यूसिंग कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। अब देखो, कॉटन हमने प्रोड्यूस करी एग्रीकल्चर से, तो वो क्या होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में हो गया। पर उसी कॉटन का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? क्लॉथ बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। आप समझ गए होंगे, हमने कॉटन को एग्रीकल्चर से बनाया, कॉटन का यूज करके क्लॉथ बनाया, तो कॉटन जब बनाया तो वो क्या थी? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, और उस कॉटन का यूज करके जब हमने क्लॉथ बनाया तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। These industries convert raw material और semi finished products इसमें क्या करते हैं? रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस किया और उससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिया, तो ये काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि पेपर फ्रॉम बम्बू, बम्बू से पेपर बना रहे हैं, या फिर शुगर फ्रॉम शुगर केन का यूज करके शुगर बना रहे हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, ये भी आगे डिवाइडेड है। अब जैसे शुगर केन क्या होगा? शुगर केन एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो शुगर केन क्या हो गया? प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम हो गया, शुगर केन प्रोवाइड करना। पर शुगर केन से शुगर बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम हो गया। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अलग अलग टाइप्स हैं, 4 तरह के टाइप दिए हुए हैं। पहला है एनालिटिकल। डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल सच एज पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये क्या है? एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब यहाँ पे एनालिसिस करके हम अलग अलग चीजें एक ही चीज से बना रहे हैं। जैसे क्रूड ऑयल यूज करके हमने क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, गैसोलीन बनाया, वैक्स बनाया, ये सारी चीजें हम किससे बना रहे हैं? क्रूड ऑयल से ही बना रहे हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री को कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। दूसरी होती है सिंथेटिक। मतलब मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट। तो हम बहुत सारे अलग अलग तरह के हम रॉ मटेरियल को यूज करके, मिक्स करके उनसे हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस तरह की इंडस्ट्री को हम कहते हैं सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो सिंथेटिक में एग्जांपल दिया हुआ है सीमेंट का, जैसे कि अलग अलग तरह के मिनरल्स को यूज करके हम क्या बना रहे हैं? सीमेंट बना रहे हैं। तो ये हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज शुगर एंड पेपर।
तो रॉ मटेरियल को यूज करके हम शुगर बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, मतलब उसको अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं, कहीं पे क्लीन हो रहा है, फिल्टरिंग हो रहा है, फिर उनको ड्राई कर रहे हैं, उनको दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो वो हमारा आ जाएगा प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है असेंबलिंग, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। तो अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में और उससे कोई नई चीज बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको पहले वालों के साथ मिक्स मत करना, जैसे कि सिंथेटिक में भी हम अलग अलग रॉ मटेरियल को मिला के बना रहे थे, पर वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे मिक्स करके उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, कुछ इस तरह की प्रोसेस हो रही थी, तब उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा था। पर यहाँ पे असेंबली में क्या है, उनको हम मिक्स ऐसे नहीं कर रहे, उनको हम जोड़ रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा हमारा, वो असेंबलिंग में आ जाएगा, जिसमें कि एग्जांपल है टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब टाइप्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, और मैन्युफैक्चरिंग टाइप है एक सेकेंडरी इंडस्ट्री का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही फर्स्ट था मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स, कैनल्स। तो ये सब आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन में, मतलब कुछ भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये भी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगी। नेक्स्ट टर्शरी, टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इंक्लूड सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली, सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारी सर्विस इंडस्ट्री आ जाएंगी टर्शियरी इंडस्ट्री में। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री या टर्शियरी इंडस्ट्री एक ही बात है। तो इस तरह से हमारी तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एड्स टू कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए भी ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो वहां पे एड्स टू कॉमर्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीजें आएंगी। यहाँ पे हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की, तो वहां पे ये टर्शरी इंडस्ट्री का क्या रोल है वो हमने देखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ लिया है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्विकली बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वहां जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कोई भी रॉ मटेरियल बना रहे हैं, जिसको यूज करके हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें कि पहला आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आ जाता है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाता है टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये तो था इंडस्ट्री जो बिजनेस एक्टिविटीज है। उसके बाद आ जाते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स में ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोस एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे बनाने की चीज बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड्स को प्रोक्योर करेंगे मैन्युफैक्चरर से और आगे उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। इंडस्ट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जबकि कॉमर्स के अंदर उनको मैन्युफैक्चरर से लेके आगे सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के फ्री फ्लो को मेंटेन करता है, मतलब इजीली वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो उसमें जो रोल प्ले करता है मेन कॉमर्स करता है। तो कॉमर्स जो होता है उसमें दो तरह की एक्टिविटीज आ जाती हैं, पहला ट्रेड एंड दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब गुड्स को बाय करेंगे और आगे सेल करेंगे, तो क्या पर्पस होगा, अर्निंग प्रॉफिट। मतलब हमने जितने की गुड्स परचेज करी उससे ज्यादा की उसको आगे सेल करेंगे, उससे हम कुछ पैसा अर्न करेंगे, तो वो आ जाता है हमारा ट्रेड में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में दोज एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड। मतलब यहाँ पे जो ट्रेड है हमारे ऊपर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, उसको असिस्ट कर रही है, उसमें हेल्प कर रही है ये। ठीक है, आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसमें हेल्प कैसे करेंगे, इसमें सेम वही पहले जो हमारा जो इंडस्ट्रीज थी, जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो हेल्प कर रही थी वो क्या थी, हमारी सर्विस इंडस्ट्री थी, टर्शियरी इंडस्ट्री थी। उसी तरह से ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ये भी हेल्प करते हैं, किसमें, ट्रेड में कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा वही आ जाएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, वो सारी चीजें हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आ जाएंगी। अब इनको देख लेते हैं।
ट्रेड जो होता है वो कितने टाइप का है, ट्रेड फर्दर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह का आ जाता है। अब इंटरनल ट्रेड क्या होगा, टेक्स प्लेस विद इन ए कंट्री, अगर एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, एक कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड हो रहा है, मतलब दिल्ली से जो पंजाब जा रही है कोई चीज, या राजस्थान से उत्तर प्रदेश जा रही है, इस तरह से अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है एक स्टेट के अंदर ही, या फिर एक विद इन स्टेट या विद इन कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो वो सब क्या आ जाएगा, इंटरनल ट्रेड में आ जाएगा। तो उसमें आ जाता है होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब व्हेन होलसेलर बायस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, जब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं और उसको आगे रिटेलर को देते हैं, तो वो काम किसका होता है, होलसेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का। तो होलसेलर का काम क्या है, बायस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू अदर डीलर्स, दूसरे डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं ये। ही सर्व्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ठीक है, तो गुड्स कहां जाएगी, सबसे पहले कौन बनाता है गुड्स, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से किसके पास जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी। ठीक है, होलसेलर से किसके पास आएगी, रिटेलर के पास। रिटेलर से किसके पास जाएगी, कंज्यूमर के पास, जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर से, अब ये मैन्युफैक्चर क्या है, ये हमारा इंडस्ट्री में आ गया, हमारी प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसमें आ गया। सेकंड हमारा होलसेलर और रिटेलर, ये दोनों किसमें आ जाते हैं, ये दोनों आ जाते हैं हमारे कॉमर्स के अंदर। तो होलसेलर का काम है बल्क में मैन्युफैक्चरर से परचेज करना गुड्स को, और आगे रिटेलर्स को या दूसरे जो बीच में मिडिल मैन होते हैं उनको गुड्स या सर्विसेज देना। उसके बाद रिटेलर का क्या काम है, रिटेलर ट्रेडर्स जो है रिफर टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो फाइनली गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले, यूज करने वाले हैं, तो उन तक पहुंचाने का किसका काम है, रिटेलर का। ठीक है, जो होलसेलर है वो तो किस में काम कर रहा है, बल्क क्वांटिटी में काम कर रहा है, जबकि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में काम कर रहा है। तो रिटेलर जो होते हैं, जैसे हम अपने आसपास देखें जो शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं या फिर जो मॉल्स हैं, मार्ट्स हैं, तो वहां पे क्या, वहां पे रिटेल में चीजें मिलती है, वहां पे कंज्यूमर हमें कोई भी चीज चाहिए होती है, यूज करनी है, तो हम जाके वहां से ले सकते हैं। तो वो कौन हो गए, रिटेलर हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इंटरनल ट्रेड दो तरह से हो रहा है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। तो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो जैसे हमारा इंटरनल ट्रेड था वो विद इन अ कंट्री हो रहा था, इसी तरह से हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो बिटवीन कंट्रीज हो रहा है, अमंग द कंट्रीज हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का लेन देन हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट मतलब जैसे आप जानते हैं अगर किसी दूसरी कंट्री से माल मंगा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो वो हो गया इंपोर्ट। तो इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड, इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। गुड्स इंडिया से हम बाहर भेज रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया। एंट्रीपोर्ट क्या होगा, एंट्रीपोर्ट वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट, गुड्स को इंपोर्ट तो कर रहे हैं पर यूज करने के लिए, इंडिया के अंदर सेल करने के लिए नहीं कर रहे, गुड्स को मंगाया और उसको अगेन दूसरी कंट्री में सेल कर दिया। तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंपोर्ट ट्रेड में क्या हो गया, इंपोर्ट ट्रेड में जैसे चाइना से कुछ चीजें मंगा रहे, चाइना से टॉयज हमने मंगाए और इंडिया के अंदर सेल कर दिए, चाइना से हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाए, वहां से इंपोर्ट किए और इंडिया के अंदर सेल कर दिए, तो वो हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जैसे इंडिया से राइस प्रोड्यूस किया, अब उसमें कुछ राइस हमने अमेरिका या दूसरी कंट्री में यूएसए सेल कर दिया, तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया। हमने कोई क्लॉथ बनाए, गारमेंट्स बनाए, वो हमने कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं वो हमने सेल कर दिए दुबई में या दूसरी अरबियन कंट्रीज में सेल कर दिए, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब बात करें अगर एंट्रीपोर्ट की, तो एंट्रीपोर्ट में क्या है, जैसे कि हमने जो क्रूड ऑयल लिया, रशिया से क्रूड ऑयल लिया और वो इंडिया के अंदर यूज नहीं किया, हमने उसको आगे दूसरी कंट्रीज में सेल कर दिया। ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया, इंडिया के अंदर मंगाया, इंडिया के अंदर पर हमने यूज नहीं किया, उसको नेपाल को सेल कर दिया, या फिर नेपाल में बेचने के लिए हमने उसको मंगाया था, तो इस तरह की जो ट्रेड है उसको कहेंगे एंट्रीपोर्ट। ठीक है, एंट्रीपोर्ट में हम उन चीजों को, जो भी गुड्स या सर्विसेज मंगा रहे हैं, उनको हम यूज नहीं करेंगे, उनको हम फर्दर दूसरी कंट्री में सेल कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तीन तरह के हमारे एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। तो ये था हमारा कॉमर्स का क्लासिफिकेशन, कॉमर्स में ट्रेड का। ठीक है, फर्स्ट था ट्रेड, दूसरा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर हमने इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड दोनों पढ़ लिया। इंटरनल ट्रेड के अंदर रिटेलर और होलसेलर होते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है उसके अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट होता है। अब बात करते हैं एड्स टू ट्रेड की। तो अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड मतलब जहां पे
उन बिजनेस एक्टिविटीज की बात करेंगे जो कि हमारी ट्रेड में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए ट्रेड का मतलब क्या है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बाय करना और आगे सेल करना। ठीक है, तो जब बाय करेंगे और सेल करेंगे, आप बाय किससे करेंगे? मैन्युफैक्चरर से। सेल किससे करेंगे? कंज्यूमर को या रिटेलर को। ठीक है, तो अब दोनों की लोकेशन जरूरी तो नहीं है एक ही होगी, अलग अलग लोकेशन पे दोनों होंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की। अब आप समझ के होंगे। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या रोल है? देखो बैंक का क्या रोल होता है, कुछ भी लेन देन में हेल्प करना मनी के। ठीक है, तो जहां पे चेक्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगी या फिर हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स होंगे, तो वहां पे बैंकिंग का रोल आ जाता है। फाइनेंस मतलब कहीं भी हमें लोन की रिक्वायरमेंट है किसी बिजनेस को, या फिर जो कंज्यूमर है उसको कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे, क्रेडिट पे लेनी है, तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस का रोल आ जाता है। तो ये भी हेल्प करती है ट्रेड में। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस मतलब कि किसी लॉस को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम किसी कार की, बाइक की, इनका भी इंश्योरेंस होता है। तो अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इनमें कोई डैमेज हो जाए, तो वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसको करा के देती है। उसके लिए हमें कुछ प्रीमियम अमाउंट देना होता है हर साल इंश्योरेंस कंपनीज को। तो सेम चीज आती है हमारी कॉमर्स में। अगर ट्रेड में हमारा जो माल है, हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रास्ते में ट्रांजिट के टाइम पे अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, उसके लिए कुछ प्रीमियम पे करते हैं, और उस अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उसका जो भी लॉस होता है वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो कवर कर देगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी हमारा हेल्प करता है ट्रेड में। नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, फिजिकल गुड्स को वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है जो भी चीजें देखो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो सभी चीजें एक ही टाइम पे सारी यूज हो जाएंगी। ठीक है, अभी होलसेलर क्या करता है, होलसेलर प्रोड्यूसर से बहुत सारा बल्क में माल खरीद लेगा और उनको अपने गोडाउन में भर लेगा। अब धीरे धीरे वो सेल होता रहेगा, बल्क में खरीदेगा और रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करेगा। तो ये काम किसका है? होलसेलर का हो गया। इसी तरह प्रोड्यूसर जो होता है वो बना बना के गुड्स को एक स्टोर में, गोडाउन में स्टोर करता रहता है। तो इस तरह की जो गोडाउन्स या स्टोर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग जो होता है ये भी ट्रेड में हेल्प कर रहा है। मतलब ये हमारे जो टाइम की प्रॉब्लम है उसको सेव कर रहा है कि हमारा माल अगर अभी हमारा सारा माल सेव नहीं हो रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा, तो उसको उतने टाइम के लिए स्टोर में, गोडाउन में रखने के लिए हमें वेयर हाउसिंग की नीड होती है। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना। ठीक है, किसी भी चीज को प्रमोट करना। तो जो आप देखते हैं जगह जगह टीवी में एड्स आते हैं, रेडियो पे ऐड आते हैं, या फिर बाहर पोस्टर्स होते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, ये सभी किस में हो जाता है? एडवर्टाइजिंग में। तो इसके जरिए कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में, अपने गुड्स या सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उनको जानकारी बताई जाती है कि हमारे ये ऑफर है, ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, या फिर इस पे स्कीम है, या फिर किसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो सब चीजों में हेल्प करती है एडवर्टाइजिंग। तो ये सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं ये सब आ जाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, जो हमारे ट्रेड में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन है, जितने भी टाइप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अपने आगे की क्लासेस में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।